हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट पेपर है आपका विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब इसमें जो आपका लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2023-24 का, आपसे पहले जो थर्ड सेमेस्टर का बैच था उनका जो पेपर हुआ था उसको आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसका जो सेक्शन ए है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको हम लोग हल करेंगे। और जो आपके पास इजी नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, उसमें इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बस एक आध क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है इजी नोट्स में, बाकी किसी प्रश्न का आंसर उसमें आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए रहता है डियर फ्रेंड, सेक्शन ए में क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, एक भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में देना होता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, जो है क्वेश्चन आपका 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका बीएड सेमेस्टर थर्ड है, एग्जामिनेशन 2023-24 की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यानी 2023-24 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी बात कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है। ठीक है, इसमें सेक्शन ए रहेगा। ओके, इसमें बस एक आध क्वेश्चंस का ही आंसर इजी नोट्स में है, बाकी किसी प्रश्न का आंसर इजी नोट्स में नहीं है। तो उस इजी नोट्स को खरीदने का फायदा ही क्या, जिसमें हमारे जो पीवाईक्यू हैं उनका ही आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्योंकि यदि वही क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो गए तो आप क्या करेंगे, है ना, क्या उसमें एग्जाम में लेकर के आएंगे जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इजी नोट्स को हमेशा साइड रखिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न, अच्छा इजी नोट्स कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं हम? मोस्टली बच्चे ये वाला क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, कहते हैं कि बस ये खरीद लो, पढ़ लो और काम हो जाएगा। ये इतना बोरिंग होता है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू का आंसर इसमें दिया नहीं है, फिर किस काम के लिए इसको खरीदना, है ना। मैं हमेशा अपने पेड विद्यार्थियों को हमेशा मना करता हूँ, और हमारे पेड विद्यार्थी खरीदते भी नहीं है। ठीक है, उनको हमेशा मना करते हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक मत खरीदो, कोई ज़रूरत नहीं है, हम जितना कंटेंट दे रहे हैं, हम जितना पढ़ा रहे हैं वही पर्याप्त है, वही एनफ है, उससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो ये खरीदते हैं, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना पसंद है। तो चलिए हम कराते हैं क्वेश्चंस का आंसर। पहला प्रश्न है, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन को समझाना है। ओके, ये पहला प्रश्न है। तो आइए पढ़ते हैं, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा। ठीक है, क्या होता है एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन? एक तंत्रीय शासन में सत्ता जो है वो एक व्यक्ति के अधीन रहती है। एक तंत्रीय जो शैक्षिक प्रशासन होता है, इसमें सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रहती है। इसमें प्रशासन व्यक्ति की इच्छा पर ही प्रशासन की नीति, विधि एवं कार्य का निर्धारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रशासनिक व्यक्ति है उसी की इच्छा पर सारी काम होंगे, वही नीति निर्धारण करेगा, नियम बनाएगा, विधि कानून बनाएगा, उसी के अनुसार कार्य होगा। ऐसी प्रशासन व्यवस्था भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में प्रचलित थी कि जो प्रशासनिक व्यक्ति है वो जो चाहेगा वही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता है वो एक व्यक्ति के ही अधीन रहती है। जैसा कि एक तंत्रीय प्रशासन को लेकर के चार्ल्स अर्गिरिस के अकॉर्डिंग कहा गया है, यदि प्रशासन कार्य की पहल स्वयं करता है, वह नीतियों पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, कार्य प्रणाली को स्वयं ही निर्दिष्ट करता है, यानी कि जो भी कार्य प्रणाली रहेगी उसको वो स्वयं ही उसका उल्लेख करता है, स्पेसिफाइड करता है, प्रोत्साहन एवं विश्लेषण के साथ भविष्य को नियंत्रित करता है, वह सहायकों को नियंत्रित और मूल्यांकित भी करता है, वह एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो वो व्यक्ति जो ये सारे काम करता है वो एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है, जो प्रशासन कार्य की पहल स्वयं करे, स्वयं आगे चले, नीतियों पर नियंत्रण रखे, कार्य प्रणाली का खुद उल्लेख करे, प्रोत्साहन दे, विश्लेषण करे, ठीक है, भविष्य को नियंत्रित करे, यानी कि जो भी काम हो रहा है उसको भविष्य को ध्यान में रख करके किया जाए, है ना, और जो उसके हेल्पर्स हैं, सहायक हैं, उन पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तो जो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा है वो एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत
आता है। इस तरह के प्रशासन में सभी व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि होती है। तो ध्यान दीजिए, हम जो क्वेश्चन पढ़ा देंगे वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, बस आप समझ लीजिए। तो यदि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, आइए समझते हैं। एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं। एक तंत्रीय व्यवस्था में शैक्षिक प्रशासन के कार्य एक व्यक्ति के द्वारा ही संचालित होते हैं, क्योंकि सत्ता भी यहाँ पे एक व्यक्ति के हाथों में ही होती है, जिससे कार्य सुचारू रूप से अपने समय, नियम और विधि कानून के अनुसार होता है। एक तंत्रीय व्यवस्था में जनभावना का कोई महत्व नहीं होता। इसमें जो दूसरे लोग हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, उनकी कोई राय नहीं ली जाती, है ना। इसमें सभी व्यक्ति या कार्यकर्ता एक व्यक्ति के निर्देशन में काम करते हैं। सभी कार्यकर्ता, जो ऊपर वाला व्यक्ति कह रहा है, जो प्रशासनिक व्यक्ति कह रहा है, जो वो गाइडेंस दे रहा है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप उसमें अपना कुछ नहीं मिला सकते, अपना कोई राय नहीं दे सकते, जिससे कार्य रुकने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होने के कारण संगठन पर कठोर नियंत्रण रहता है, क्योंकि उसमें 4-6 लोग तो है नहीं कि कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। एक ही व्यक्ति है ले दे के जो भी कुछ है एक व्यक्ति के पास है सत्ता। वो चाहे जिसको, अगर आप गलत काम कर रहे हैं वो उसको तुरंत आपको हटा सकता है, तुरंत बाहर कर सकता है। तो इसमें कठोर नियंत्रण भी रहता है और सभी लोग नियंत्रित होकर के इसमें काम भी करते हैं। एक तंत्रीय व्यवस्था में अपने कार्य के प्रति कोई भी व्यक्ति लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीधे तौर पर प्रशासक से संबंधित होता है। एक तंत्रीय व्यवस्था में सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता है तो वो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे तुम कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, है ना, उसके लिए कोई मायने नहीं है। तुम सब एक बराबर हो। जो अच्छा काम करेगा ठीक है, नहीं करेगा बाहर चलो। जो योग्यताधारी और काम करने वाले होते हैं उन्हें प्रोन्नत देकर उत्साहित किया जाता है, उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, उन्हें ऊपर बढ़ा दिया जाता है जो अच्छा काम करेगा। और अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहने वालों को दंड के साथ हतोत्साहित भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन, जो कि आप दूसरी जगह कहीं पढ़ेंगे तो बड़ा कठिन लैंग्वेज है इसकी। यहाँ पे हमने बड़े आसानी से, बड़े प्रेम से इसको समझ लिया, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों का आंसर हमारे नोट्स में मिलेगा, और हमारे नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नोट्स जो होते हैं प्यारे दोस्तों वह पेड होते हैं। पेड का मतलब आपको कुछ फीस पे करनी होती है। फीस पे करने के बाद हमारे कंप्लीट नोट्स, 2 पेपर हैं आपके, दोनों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। पीडीएफ्स आपको मिलती हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे पीडीएफ्स को डाउनलोड करके आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। 9628182649, ठीक है। आप लोग मैसेज करके क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि सर बीएड 3rd सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए। आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा, ओके। फिर आप फीस पे करेंगे, आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, जहां पे आपको क्या क्या मिलता है, जहां पे आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाता है, ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन मिल जाता है, प्लस ये 2023-24 का PYQs का सॉल्यूशन मिल जाता है, प्लस PYQs मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये है आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न बी, ठीक है। टीम बिल्डिंग कितने शब्दों का संक्षिप्त रूप है। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 नंबर में क्वेश्चन है आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि टीम बिल्डिंग 2 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। टीम का अर्थ दल या समूह होता है, बिल्डिंग का अर्थ निर्माण होता है, इस प्रकार इसको समूह निर्माण कहते हैं या दल निर्माण कहते हैं। इतने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन है, तो आइए देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए हमारे नोट्स बड़े साफ सुथरे होते हैं, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। टीम बिल्डिंग कितने शब्दों का संक्षिप्त रूप है, वेरी गुड। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, टीम बिल्डिंग 2 शब्दों का संक्षिप्त रूप है, टीम एवं बिल्डिंग, ठीक है। टीम का अर्थ समूह अथवा दल से होता है। टीम का मतलब क्या होता है, कोई ग्रुप, कोई समूह या दल, एक ही बात है। और बिल्डिंग का अर्थ निर्माण से है। इस प्रकार
टीम बिल्डिंग का अर्थ दल या समूह निर्माण है। दल निर्माण कहो चाहे समूह निर्माण कहो, ठीक है, एक ही बात है। अब इसके बारे में इतना, ऐसा तो है नहीं कि इतना पूछा है तो हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे, अब उसको आगे पूरा करना है ना, 1-1.5 पेज में आंसर देना है। दल निर्माण एक सामूहिक शब्द है क्योंकि इसमें समूह इंक्लूड है, ग्रुप इंक्लूड है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो समूह होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग किसी टीम या समूह के भीतर जो सामाजिक संबंध होते हैं उनको मजबूत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट कहता है कि आमतौर पर ये ऐसे काम होते हैं जिनमें एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने वाले या एक दूसरे पर भरोसा करने वाले कर्मचारी शामिल होते हैं। जिसमें यानी कि एक लक्ष्य का मतलब क्या है? जैसे कि आपकी क्रिकेट की टीम मान लो, क्रिकेट टीम में क्या है कि सभी लोग सबका एक ही लक्ष्य है, वी हैव टू विन, हमें जीतना है। तो यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा करके, एक दूसरे से अच्छे सामाजिक संबंध बना करके, एक दूसरे की खेलते टाइम कोई किसी की बात का बुरा भी नहीं मानता, कोई किसी को डांट दे, है ना, कैप्टन सबको डांट देता है। तो उनका सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें विन करना है। तो वो क्या है? वो ग्रुप है, वो दल है ना, वो समूह है जो एक लक्ष्य पर भाग रहा है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने वाले या एक दूसरे पर भरोसा करने वाले इसमें कर्मचारी शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा के संबंध में आपके स्कूल का जो स्टाफ हो गया, है ना, आपका जो टीचर्स का ग्रुप हो गया, उनका भी एक ही लक्ष्य है कि हमें बच्चों को अच्छा रिजल्ट देना है। दल निर्माण एक प्रबंधन तकनीकी है, एक मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों, अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके माध्यम से कार्य, समूह की दक्षता एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी समूह है उसका कार्य में उसकी कार्य क्षमता बढ़े, कार्य दक्षता बढ़े, है ना, वर्क लिमिट बढ़े। इसमें एक मजबूत और सक्षम टीम बनाने के लिए बहुत सारी स्किल्स और एनालिसिस तथा अवलोकन शामिल है। यदि स्किल्स नहीं होगी तो फिर तब भी अच्छी टीम हम क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, टीम निर्माण के लिए, टीम बनाने के लिए, दल निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक को टीम के सदस्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने और विभिन्न स्किल्स सेट वाले लोगों का सही मिश्रण बनाने में सक्षम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमें स्किल्स का पता होना चाहिए, है ना भाई। जो कोच होता है क्रिकेट की टीम में वो क्या करता है, जो वहाँ पे जो उनको सिलेक्शन जो टीम होती है वो उनको सेलेक्ट करती है पूरा स्किल्स देख करके, उसको एनालिसिस करके कि इसने पिछले मैच में कैसा जो है परफॉर्मेंस दी, लास्ट मैच में इसने कैसी परफॉर्मेंस दी थी। जो 2-3 मैच खराब खेले गया उसको बाहर बिठा दिया जाता है, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है उनको, तभी तो टीम में सिलेक्शन होता है। तो वही चीज़ है कि अगर हम पूरी तरीके से उनकी स्किल दे करके, एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। विभिन्न कौशल सेट वाले लोगों का सही मिश्रण यहाँ पे होना चाहिए। उसे टीम के सदस्यों के बीच मजबूत पारस्परिक संबंध और विश्वास विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट को या प्रबंधक को टीम के सदस्यों के बीच संचार और बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि टीम के सदस्य आपस में बातचीत अच्छी नहीं करेंगे, उनके बीच सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो वो कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना। और विभिन्न टीम निर्माण गतिविधियों की मदद से तनाव को भी कम करना चाहिए। उसे टीम के सदस्यों को संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए कि इस टीम के, ये जो टीम है इसका लक्ष्य क्या है, हम किस उद्देश्य को लेकर के ये टीम बना रहे हैं, हमें कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, कौन से उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं जिसको लेकर के हम ये टीम बना रहे हैं। उसे टीम में प्रत्येक सदस्य की भूमिका को भी निर्दिष्ट करना चाहिए, प्रत्येक सदस्य की भूमिका का भी उल्लेख करना चाहिए। जैसे कैप्टन का काम क्या है, पूरी टीम पर निगरानी रखेगा, है ना। जैसे हम लोग, जैसे कॉलेज में क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, प्रबंधक अलग होता है, ठीक है,
प्रिंसिपल का काम अलग होता है, वाइस प्रिंसिपल को अलग काम दे दिया जाता है ना। और जो एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसका अलग काम होता है कि वो अपना बीएड का अलग डिपार्टमेंट देख रहा है या बीटीसी का डिपार्टमेंट देख रहा है, या बीए का जो एचओडी है ना, वो बीए को देख रहा है, पूरा बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर को देख रहा है। तो ये सबकी भूमिका अलग अलग होती है। एक हेड टीचर होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं ताकि उन्हें संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके, गाइड किया जा सके, निर्देशित किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा प्यारा सा प्रश्न था, हमने इसको समझ लिया। इसका आंसर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर या बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एसपी सर के नोट्स में मिलेगा। तो जो क्वेश्चन बैंक, जो जी नोट्स हमें पीवाईक्यू का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, क्या हम उसको करेंगे पढ़ के? ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ नोट्स लेकर के पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय प्रयोगशाला के किन्हीं दो लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमारे विद्यालय में जो प्रयोगशाला होती है, जो लैब होती है, उसके क्या लाभ हैं? तो लैब के तो बहुत सारे लाभ हैं, है ना। उसमें बच्चा खुद करके सीखता है, और वहाँ पे बच्चा जब खुद करके सीख रहा है तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, वो चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है। वैसे सिर्फ थ्योरी पढ़ेगा बच्चा कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट करती है, लेकिन जब लैब में जाएगा तो बच्चा प्रैक्टिकल करके देखेगा, और जो प्रैक्टिकल तरीके से जो नॉलेज बच्चा गेन करता है, वो नॉलेज उसके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, उसको वो भूलता भी नहीं है। चलिए, एक अच्छे विद्यालय में प्रयोगशालाएं होती हैं और प्रयोगशालाओं की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। इससे छात्रों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। एक तो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, रोचकता आ जाती है उनके अंदर। प्रयोगशाला में छात्र विभिन्न कार्य स्वयं करते हैं। ठीक है, इससे उनका जो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग है, अधिगम अध्यापन है, उसमें रोचकता आती है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। छात्र सैद्धांतिक कक्षाओं में बैठकर उदासीन हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थ्योरी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, नींद आने लगती है ना। लैब में जाकर के, जैसे आपको अगर जब हम लोग छोटे थे तो हमको हफ्ते में एक दिन कंप्यूटर लैब ले जाया जाता था, तो उस दिन बड़ा खुश होते थे कि आज हमको कंप्यूटर चलाने को मिलेगा। या जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास में ले जाया जाता, उसमें लैब में ले जाते थे, तो हम लोग बड़ा खुश होते थे कि आज हमें वहाँ लैब में ले जाया जाएगा, वहाँ हम चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। प्रयोगशाला छात्रों की इस उदासीनता को, बोरिंगता को तोड़ करके उनको रोचकता लाती है, पढ़ने में उनको मज़ा आता है। लैब में जाकर के बच्चे खुद करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होता है यहाँ पे। प्रयोगशालाओं में छात्र विभिन्न प्रयोग स्वयं अपने हाथों से करता है, उसे कोई बता नहीं रहा है, सिखा नहीं रहा है। टीचर ने कह दिया कि जैसे दो केमिकल हैं, इनको जब आपस में मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये हमने पढ़ा था, आज हम करके देखेंगे। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छात्र जिस ज्ञान को स्वयं करके सीखता है वह अधिक स्थायी और जीवन में उपयोगी होता है। यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रेट यानी कि व्यक्तित्व गुण का विकास होता है। प्रयोगशाला छात्रों में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुणों का विकास करने में सहायक होती है। लैब में काम करने से छात्रों में ऑब्जर्वेशन, बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को देखता है ना। भाई थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान भटक भी जाता है, सामने टीचर पढ़ा रहा है थ्योरी, हम पता लगे अपने कहीं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, दिमाग में हमारे मस्ती चल रही है, तो वहाँ पे ध्यान भटक जाता है। यहाँ पे ध्यान भटकता नहीं है, बच्चा बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यहाँ पे साइंटिफिक जो है कि पर्सपेक्टिव बच्चे के अंदर डेवलप होता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर पावर आती है, बच्चे के अंदर सहन शक्ति आती है, बच्चा जो है तर्क वितर्क करता है, तर्क शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसकी स्किल है वो डेवलप होती है। निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका, है ना, स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता भी बच्चे के अंदर सहज ही डेवलप हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमें लैब में मिलती हैं। प्रेरणा और रुचि आती है बच्चे के अंदर, इंस्पिरेशन और इंटरेस्ट बढ़ता है। प्रयोगशाला छात्रों में अधिगम के प्रति न केवल रुचि उत्पन्न करती है अपितु उनमें प्रेरणा भी जागृत करती है। बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि यहाँ छात्र जो भी काम करता है वह स्थूल रूप में दिखाई देता है, सामने वो कॉन्क्रीट फॉर्म में चीज़ सामने प्रेजेंट है। यहाँ पे काल्पनिक कुछ नहीं है, सब सामने जो है हमारे रखा हुआ है। उसका एक अहम भाव और आत्मविश्वास जागृत होता है कि ये काम मैंने किया है, आई हैव डन इट, मैंने इसको किया है, मैंने इसको बना के दिखाया, देखो मैंने दो गैसें मिला दी, ये देखिए कैसे धुआं होने लग गया, ये देखो मैंने आग जला दी। तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है।
स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर। प्रयोगशाला छात्रों में अनेक उपयोगी स्किल्स को डेवलप करती है। स्टूडेंट्स की सभी ज्ञानेंद्रियां यहाँ लिप्त होती हैं। यहाँ बच्चा सामने देख भी रहा है, सुन भी रहा है, हाथों से कर भी रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, पूरी तरीके से सचेत है बच्चा। तो सभी ज्ञानेंद्रियां यहाँ एक साथ काम करती हैं। छात्र स्वयं अपने हाथों से काम करते हैं, आँखों से देखते हैं, अन्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इससे उनमें कई प्रकार की स्किल्स अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमसे कह रहा था 2 लाभ लिखिए। कितने? सिर्फ 2 पूछ रहा था, हमने यहाँ पे 5 लिख दिए। आपको 5 नहीं लिखने, हमने 5 पढ़ा दिए हैं, लिखने आपको वहाँ पे 2 ही हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्कूल और समाज के बीच क्या संबंध है? अरे भैया बहुत घनिष्ठ संबंध है। स्कूल को तो लघु समाज कहा गया है। जो विद्यालय है वह समाज का लघु रूप है, छोटा समाज है। जो कुछ हम समाज में सीख रहे हैं अपने आस पड़ोस में, वो सब चीजें हम विद्यालय में जाकर के भी सीखते हैं। लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, किससे दूर रहना है, ये सारी चीजें विद्यालय हमें सिखाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी है हमारा। ठीक है, 1 का डी ये वाला। स्कूल और समाज के बीच क्या संबंध है? टोटल 9 प्रश्न होते हैं। पिछली एक वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने बता दिए थे कि 8 प्रश्न होते हैं। बाय मिस्टेक ऐसा बता दिया था हमने गलती से, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। 9 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आई तक। डी देखिए, स्कूल और समाज के बीच संबंध है। बस इसका प्रश्न मिल जाए, इसका आंसर मिल जाएगा जी नोट्स में, बाकी का नहीं है। देखिए, विद्यालय और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जो आप देखिए आगे पढ़ेंगे समझेंगे। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। विद्यालय है तो हमारा अच्छा समाज बना हुआ है, समाज है तो विद्यालय बना हुआ है। विद्यालय समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। यानी कि जो सभ्यता संस्कृति हमारे पूर्वज हमारे पिताजी को सिखा गए, वो पिताजी हमें सिखा रहे हैं ये, और हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन इसको संरक्षित करने का काम हमारे विद्यालय कर रहे हैं। विद्यालय के माध्यम से समाज आधारभूत सामाजिक स्थायित्व प्राप्त करता है और अपनी परंपराएं, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियां, अपेक्षाएं, सभ्यता, संस्कृति, इनका रखरखाव और उन्हें सुरक्षित रखता है, आने वाली पीढ़ी को प्रदान कर देता है। समाज में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के तौर तरीकों पर शिक्षा निर्भर करती है। हमारे बच्चे समाज के भविष्य हैं। हमारा जो भविष्य है वो इन्हीं बच्चों पर टिका हुआ है जो विद्यालय में हैं। अब जो अभी गैर सामाजिक समुदाय में रहते हैं, इनका शिक्षा के माध्यम से जो विद्यालय में प्राप्त हो रही है उसके माध्यम से सोशलाइजेशन किया जाता है, समाजीकरण किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यानी कि जो शिक्षा है वह समाज में परिवर्तन लाने का काम करती है। ये एजुकेशन ही तो है, शिक्षा ही तो है कि आज से 20 साल पहले का समाज, सिर्फ 20 साल की बात करो, 25 साल की बात कर लो भाई, आज से 25 साल का पहले का जो समाज था वो एकदम डिफरेंट था। और उस समय के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हम लोग 25 साल बाद हमने एकदम से क्या किया, पूरे समाज को चेंज कर दिया, समाज में बदलाव ले आए हम, है ना। ये जो समाज में अचानक परिवर्तन आया है, ये वही नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो आज 25-30 साल के होकर के और समाज को एक नया रूप दे रहे हैं। ठीक है, कुछ अच्छे तरीके से दे रहे हैं, कुछ बुरे तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, तो इस समाज में परिवर्तन उनकी वजह से आया। और जो आज के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं छोटे छोटे, ये आज से 25 साल बाद का जो समाज ये हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, वो भी एक अलग ही प्रकार का समाज होगा। ठीक है, विद्यालय बच्चों को जीवन के अनेक पक्षों का ज्ञान देकर के परिवर्तनशील वातावरण को समझाने में सहयोग करते हैं और अपनी संस्कृति की अच्छी बातों का ज्ञान देकर के सामाजिक प्रगति, यानी कि जो हमारे समाज में जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें सहयोग दे सकते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है कि विद्यालय सामाजिक जीवन का एक अंग है। विद्यालय में बालकों को ऐसे अवसर मिलें ताकि वे बाद में सामाजिक क्रियाओं में भाग लें और समाज को उन्नति की ओर ले जाएं। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा प्रश्न था, समाज और स्कूल के बीच क्या संबंध है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न,
इतने प्रश्न क्लियर हो गए, यहाँ तक स्कूल और समाज के बीच संबंध। अब अगला देखिए, शैक्षिक नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक नेतृत्व को परिभाषित करना है। नेतृत्व तो आपने खूब पढ़ा, लीडरशिप आपने खूब पढ़ी, लेकिन अब हम शैक्षिक नेतृत्व पढ़ेंगे, एजुकेशनल लीडरशिप को पढ़ेंगे। देखिए, एजुकेशनल लीडरशिप क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में जो नेतृत्व किया जाता है उसे शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं। वर्तमान युग में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं जटिल होता जा रहा है, जिसमें शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों को काम करना पड़ता है। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, कुछ प्रशासक के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर, मैनेजर के तौर पर, है ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। जैसे कोई निर्देशक है, कोई उप निर्देशक है, कोई विद्यालय निरीक्षक बना है, कोई प्रिंसिपल है, कोई एचओडी है, कुछ वरिष्ठ टीचर्स होते हैं, जो हेड टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स के ऊपर हेड होता है, उनको भी प्रशासक के रूप में काम यहाँ पे करना होता है, और ये लोग यहाँ पे एक लीडर की भूमिका निभा रहे होते हैं। आज शैक्षिक नेतृत्व शिक्षा जगत के अंतर्गत एक नवीन संदर्भ के रूप में स्पष्ट हो रहा है, जिसकी सहायता से प्रशासन एवं संगठन संबंधी योजनाओं, नीतियों आदि का निर्धारण भी किया जाता है। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति या नेता के उस व्यवहार से होता है जो दूसरों का आदर्श हो, दूसरों को सही रास्ता दिखाए, पथ प्रदर्शन करे, परामर्श प्रदान करे एवं समूह को स्वेच्छापूर्वक काम करने के लिए प्रोत्साहित करे कि आप अपनी इच्छा के हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। बोल्स के अकॉर्डिंग कहा गया है, शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। वहीं पर किम्बल यंग के अनुसार कहा गया है, शैक्षिक नेतृत्व वो प्रक्रिया है जिसमें फॉलोअर्स, अनुयायी अपनी इच्छा से दूसरों का नियंत्रण और निर्देशन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई जो अनुयायी हैं, जैसे जो मान लीजिए एचओडी है, उसकी बात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या जैसे जो हेड टीचर है उसकी बात बाकी टीचर्स मान रहे हैं, इच्छा से उसका निर्देशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका कंट्रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैकब गेटजल के अकॉर्डिंग शैक्षिक नेता वो नेता होता है जो शैक्षिक प्रणाली में एक नवीन संरचना की पहल करता है। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त तथा सहकर्मियों के हृदय को सर्वांगीण रूप में जीतने वाला व्यवहार जो व्यक्तिगत और अर्जित गुणों पर आधारित होता है, शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा, ये जो शैक्षिक नेतृत्व है, इसमें नैतिकता, मोरलिटी और शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है। अगला प्रश्न है ये, ठीक है, एफ। शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? चलिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में नेता के व्यक्तित्व में नैतिकता और शिष्टाचार के विषय पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत पहले ही ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो लीडर है, जो नेता है, उसके अंदर मोरलिटी तो होनी चाहिए ना सर, उसके अंदर नैतिकता तो होनी चाहिए, उसके अंदर शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति होनी चाहिए ना सर, है ना। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता में शिष्टाचार और नैतिकता की भावना होना अति आवश्यक हो गया है। नेता की जिम्मेदारी बन जाती है कि विद्यार्थियों में शिष्टाचार का भाव रखें। जब नेता के अंदर नैतिकता होगी, शिष्टाचार होगा, टीचर के अंदर होगा, तो बालक भी उस चीज़ को अपनाएगा। यहाँ पे नेता का मतलब वो राजनीति वाले नेता नहीं है, यहाँ पे आपके स्कूल के नेता हैं, ठीक है। और ये तभी संभव है जब नेता में खुद नैतिकता और शिष्टाचार का भाव होगा, टीचर में होगा, तो फिर बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे टीचर को अपना आदर्श मानते हैं, है ना। और जैसा टीचर करते हैं, जैसे टीचर्स के भाव होते हैं, जैसा उसका पहनावा होता है, जैसे उसकी लैंग्वेज होती है, बच्चे उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, करते भी हैं उनकी, है ना। तो जब टीचर के अंदर ये चीज़ होगी तो बच्चे उसको अपनाएंगे। और जो है कि जब नेता में खुद नैतिकता और शिष्टाचार का भाव हो, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालें। नेतृत्व में नैतिकता हमें अनेक स्थानों में देखने को मिलती है, जैसे नेता अनुयायियों की मनोवृत्तियों, यानी फॉलोअर्स की जो मनोवृत्तियां हैं,
और व्यवहार है उसको परिवर्तित करने की कोशिश करता है। उनमें नैतिक मूल्य उजागर करता है। नैतिक नेताओं द्वारा अपने शिष्टाचार का प्रयोग सामाजिक निर्माण तथा अन्य लोगों की भलाई के लिए किया जाता है ना, कि अच्छे समाज का निर्माण हो, समाज हमारा सभ्यता संस्कृति सीखे। कभी कभी नेता अपने पद का दुरुपयोग भी करते हैं कि हम तो टॉप पे हैं, है ना, तो उसका दुरुपयोग करते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे स्वयं को अधिक वेतन देने लगते हैं, अधिक बोनस देने लगते हैं, खर्चों को कम कर देते हैं कि बाकी जो स्कूल के खर्चे हैं, मान लीजिए नेता के पास आए, है ना, लीडर के पास आए, है ना, कि आप अपने क्लास में ये सारे काम करवाने हैं, आपने कम कम काम कराया, पैसा बचा लिया, अपने जेब में रख लिया। दैट इज़ वेरी क्या है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। पुराने कर्मचारियों को छटनी करना आदि विश्वास का विषय नेता की सत्यता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसी भी शैक्षिक संगठन में नैतिक मूल्यों का पालन अधिशासियों द्वारा स्थापित होता है। अतः ये आशा की जाती है, देखिए, अतः ये आशा की जाती है कि वे स्वयं में उच्च नैतिक मूल्यों और शिष्टाचार के मानक का पालन करेंगे, तभी बच्चे भी उसका पालन करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है संस्थागत नियोजन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कहीं ना तो बुक में इसका आंसर मिलेगा, ना तो आपके जी नोट्स क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिलेगा, सिर्फ हमारे पास मिलेगा। देखिए, अगर मिल जाए किसी क्वेश्चन बैंक में, बुक में, तो बताना। संस्थागत नियोजन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संस्थागत नियोजन किसी संस्था से संबंधित जो नियोजन होता है, कंट्रोल होता है, प्लानिंग होती है, ये उसको बता रहा है। संस्थागत नियोजन को व्यापक शैक्षिक नियोजन की मूल इकाई या जमीनी स्तर के रूप में माना जाता है। जब कोई योजना किसी विशेष संस्था के द्वारा अपने स्वयं के विकास और सुधार के आधार पर तैयार की जाती है, तो हम उसे संस्थागत नियोजन कहते हैं। संस्थागत नियोजन का मुख्य उद्देश्य स्कूल कार्यक्रम और स्कूल प्रथाओं में सुधार करना होता है। यह स्कूल और समुदाय में उपलब्ध संस्थानों के इष्टतम उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संस्थागत योजना के कुछ उद्देश्य होते हैं। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिल सकें। शैक्षिक संस्थान की संरचना में सुधार हो सके, शैक्षिक संस्थान के कामकाज को उचित दिशा मिल सके, शिक्षकों को सक्रिय और रणनीतिक विचारक बनाना, ताकि वे संस्थान और संस्थान के कार्यक्रमों के सुधार और विकास में योगदान दे सकें। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण आवश्यक मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करके शैक्षिक प्रणाली में सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम भी विकसित करना। किसी संस्था के विकास और राष्ट्रीय स्तर की योजना के बीच समझौता करना। शैक्षिक योजना के लिए यथार्थवादी और ठोस विचार प्रदान करना। लोकतांत्रिक वातावरण का विकास एवं संवर्धन करना, ये सभी संस्थागत नियोजन के काम होते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एच, नेतृत्व शैली पर टिप्पणी लिखिए कि नेतृत्व शैली क्या होती है, समझिए, ठीक है। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज है 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी है। 11 फरवरी को आपका पेपर है। मान लीजिए कितने दिन बचते हैं आपके पास, 10-12 दिन बचते हैं, ठीक है। तो इस 11-12 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके सिर्फ 2 ही पेपर हैं। कितने पेपर हैं? सिर्फ 2 पेपर हैं। प्यारे दोस्तों, बीएड 4th सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे। सिलेबस इससे 4 गुना होगा। बहुत बड़ा सिलेबस है भैया, बहुत बड़ा सिलेबस है 4th सेमेस्टर का, ठीक है। ऊपर से एग्ज़ाम MCQs टाइप, ठीक है। इसमें एक आधा क्वेश्चन बना के लिख दोगे, एक आधा नंबर टपका के चला जाएगा। वहाँ पे अगर 75 में 40 सही हैं तो 40 ही सही हैं, 41 नहीं होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस है। यहाँ जितने नंबर खींच सकते हो खींच लो। 4th सेमेस्टर में चांस नहीं है आपका कि आप तीर मार लो। नेतृत्व शैली पर टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक समूह में नेता का प्रभाव, उनके निर्णय, उनकी प्रशंसा और आलोचना, समूह कार्यों के प्रबंधन परियोजना में 3 शैलियों को देखा गया है। 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है सत्तावादी शैली। सत्तावादी में नेता हमेशा निर्णय अकेले लेते हैं। कुल मिला के वही जो हम लोग अभी ऊपर पढ़ रहे थे, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रणाली, एक तंत्रीय, है ना, शासन प्रणाली।
उसके आदेशों का सख्त अनुपालन करने की मांग करते हैं और उठाए गए प्रत्येक कदम के लिए आदेश देते हैं। भविष्य के कदम एक बड़े पैमाने पर अनिश्चित थे। जरूरी नहीं है कि नेता हर काम में भागीदार बने, पर वे अक्सर काम करने में अलग होते हैं और सामान्यतः व्यक्तिगत प्रशंसा और काम के लिए आलोचना भी प्रदान करते हैं। ये होती है सत्तावादी शैली, जिसमें निर्णय एक आदमी लेता है। लोकतांत्रिक शैली लोकतांत्रिक कार्य को सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कह करके नेताओं के द्वारा सहायता प्रदान की गई विशेषता को कहा गया है। यहाँ पे सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। काम खत्म करने से पहले नेता से सामूहिक चर्चा में तकनीकी सलाह के परिप्रेक्ष्य से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य अपनी पसंद के अनुसार सामूहिक रूप से परिश्रम विभाजन का फैसला ले सकते थे। इस स्थिति में प्रशंसा और आलोचना वस्तुनिष्ठ है और वास्तविक रूप से काम किए बिना उद्देश्य की पूर्ति किसी भी सदस्य के द्वारा यहाँ पे हो जाती है। फिर आती है अहस्तक्षेप शैली। हस्तक्षेपवादिता ने बिना नेता के भागीदारी के सदस्यों को सामूहिक नीति निर्धारण में आज़ादी देती है। नेता श्रम विभाजन में भाग नहीं लेते हैं जब तक कहा नहीं जाता, तब तक वे काम में भाग नहीं लेते हैं और बहुत कम स्तुति करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि लोकतांत्रिक शैली को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये थी हमारी नेतृत्व शैली क्या होती है। आज का लास्ट प्रश्न, प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। बाकी हमने पेपर का फॉर्मेट आपको पहले ही समझा दिया है कि इस तरीके से आएगा। ये प्रश्न रहेगा प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका। आइए इसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। कहा गया है कि संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनकी उत्तरदायित्व, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कार्य प्राचार्य से अधिक हो, यानी कि सबसे ज़्यादा काम प्रिंसिपल या प्राचार्य के पास होता है। बहुत कम लोग हैं जिनकी उत्तरदायित्व इनसे ज़्यादा हो। ये कथन सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण ना तो विधानसभा और ना ही संसद में होता है, ना किसी कारखाने या उद्योग में होता है। अरे राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण तो विद्यालय की कक्षा में होता है। प्राचार्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। समाज और राष्ट्र के द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। जो समाज और राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना, आदर्शों का अनुसरण करना है और मानकों का अनुपालन करना है, ठीक है, जिससे अपेक्षित समाज को तैयार किया जा सके। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है। प्राचार्य निम्नलिखित कार्यों को करके अपने उत्तरदायित्व का संवहन करता है। अब इसके क्या है, मुख्य 5 काम बताए गए हैं। मुख्य 5 काम कौन कौन से? एक तो ये होता है प्लानिंग फंक्शन, यानी कि नियोजन करना, प्लानिंग करना, हर काम की प्लानिंग करना, कब एग्जाम, कौन से एग्जाम कब होने हैं, है ना। और प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शन हो गया, व्यवस्थाएं करना, पर्यवेक्षण निर्देशन काम हो गया, मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, ये सारे काम किसके हैं? प्राचार्य जी के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी प्रश्न आज का कंप्लीट हुआ। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। प्यारे दोस्तों, अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 2 ही पेपर हैं। 9628182649 ये नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करिए, वहाँ पे लिखिए कि सर बीएड 3rd सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए। आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा। जब आप फीस पे करेंगे तो फीस पे करने के बाद आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, और हाँ, जिन बच्चों ने भी नोट्स लिए हैं उनको बाहर से कोई क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, किताब कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स पर्याप्त है उनके लिए। थैंक यू सो मच।